स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन, इस टॉपिक को आप अपनी टेक्स्ट बुक के पेज 94 पे देखेंगे। स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन इज़ आल्सो नोन एज cold sterilization because no heat is used in this method। स्टरलाइजेशन जो रेडिएशन के ज़रिए से होती है इसको कूल्ड स्टरलाइजेशन का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि इसमें किसी किस्म की हीट जो है वो इस मेथड में इस्तेमाल नहीं होती। द माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर वेरी ससेप्टेबल टू लेथल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, और जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा असर को कबूल करने वाले होते हैं जो रेडिएशंस के जानलेवा असरात हैं। इसमें मैकेनिज़्म क्या होता है जिसके तहत जो है माइक्रोब को किल किया जाता है? बाय रेडिएशन alteration of chemical takes place present in microorganisms with the formation of new compounds which destroy the microbes। तो रेडिएशन के ज़रिए से ये होता है कि जो केमिकल मौजूद है माइक्रोब्स के अंदर उनमें तब्दीली आ जाती है। यानी वो कम्बिनेशन होगा, मिसाल के तौर पे अगर पेप्टिडोग्लाइकिन का कम्बिनेशन है तो उसका ग्लाइकिन का पार्ट अलग हो जाएगा, प्रोटीन का पार्ट अलग हो जाएगा। इस तरह से उसकी जो है वो एक नया कंपाउंड बनेगा। उसकी वजह से लाइपोप्रोटीन है तो लिपिड अलग होगी, प्रोटीन अलग होगी। फिर इस तरह से प्रोटीन जो है ये लिपिड जो है ग्लूकोज के साथ मिल जाएगी। तो इस तरह से फिर कुछ नए चीज़ें यूँ समझें कि उनकी जो मेन जो पॉलीमर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कम्बिनेशन बने हुए हैं, कंपाउंड बने हुए हैं, वो कंपाउंड जो है वो पहले तो वो केमिकल जो उसकी कंपोजिशन है वो तब्दील होगी, फिर उसके नतीजे में नए कंपाउंड जो है बनेंगे, और इस तरह से वो मैक्रोब जो होता है वो तबाह हो जाता है। द वाइटल स्ट्रक्चर ऑफ सेल such as nucleoprotein are destroyed by radiation which kill the microbes। और इसमें मेन जो मैकेनिज़्म है वो यही है कि सेल का जो वाइटल स्ट्रक्चर होता है जैसा कि न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन वो प्रोटीन है जो डीएनए आरएनए के अंदर पाई जाती है, तो ये तबाह हो जाती है रेडिएशन के थ्रू, और इसके नतीजे में मैक्रोब जो है वो किल हो जाते हैं। अब इसमें एडवांटेज क्या है? यूज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड पेरेंट्रल कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, तो इसका इस्तेमाल जो है फूड को प्रिजर्व करने के हवाले से होता है, और जो पेरेंट्रल हैं यानी इंजेक्टेबल जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको भी इनके ज़रिए से हम जो है वो स्टरलाइज करते हैं। यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ सम बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन्स। और अगली बात यह है कि कुछ जो वैक्सीन्स हैं, चाहे बैक्टीरियल है या वायरल्स हैं, उनको स्टरलाइज करने के लिए भी इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं। No aseptic handling is required because sterilization can be done after packing। अगली बात यह है कि आपको मुकम्मल तौर पे एसेप्टिक कंडीशन के तहत जो है किसी चीज़ को, यानी आप जब किसी चीज़ को उठा के उधर रखने लगे हैं तो उस वक्त आपको एसेप्टिक कंडीशन मुकम्मल तौर पे इंश्योर करनी होगी। लेकिन रेडिएशन के थ्रू जो है, चूँकि पैकिंग के बाद जो है रेडिएशन के थ्रू की जाती है स्टरलाइजेशन, तो इस हवाले से एसेप्टिक हैंडलिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसमें डिसएडवांटेज क्या है? पहली बात तो ये है कि हाई कॉस्ट है, इस पे बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंसेस आते हैं। रेडिएशन आज हार्मफुल द पर्सन ऑपरेटिंग, और वो शख्स जो रेडिएशन के थ्रू स्टरलाइजेशन के प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है उसके लिए जो है ये रेडिएशन बजाते खुद जो है नुकसानदेह हो सकती है। रेडिएशन में लीड टू चेंज इन कलर, टेक्सचर एंड सोलबिलिटी। अगली बात यह है कि जिस भी प्रोडक्ट को आप रेडिएशन के थ्रू स्टरलाइज कर रहे हैं तो उसका कलर भी चेंज हो सकता है, उसका टेक्सचर जो है स्मूथ टेक्सचर्स है तो वो जो है रफ़ हो सकता है, और उसकी सोलबिलिटी जो है इस पे भी फ़र्क पड़ सकता है। अब स्टरलाइजेशन के थ्रू जो है हम कौन कौन से मेथड जो है इस्तेमाल करते हैं? मेथड्स एग्जिस्ट टू स्टरलाइज यूजिंग रेडिएशन। तो रेडिएशन को इस्तेमाल करते हुए स्टरलाइज करने के लिए जो जो मेथड मौजूद हैं, सच एज़ इलेक्ट्रॉन बीम्स, एक्स रेज, गैमा रेज और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इन चीज़ों को जो है कौन कौन सी चीज़ें? इलेक्ट्रॉन बीम, एक्स रेज, गैमा रेज और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इस तरह अल्ट्रावायलेट रेज, इन सब चीज़ों को हम रेडिएशन के मेथड के तहत जो है इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम गैमा रेज को देखते हैं। गैमा रेज आर वेरी पेनिट्रेटिंग, ये बहुत ही ज़्यादा सराहियत कर जाने की वाली सराहियत रखती हैं, एंड और
कॉमनली यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स। और जो डिस्पोजेबल मेडिकल के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए आमतौर पे इस्तेमाल होता है, सच एज syringes, नीडल्स, कैनोलास एंड IV सेट्स। सेकंड जो मेथड है इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेसिंग है। इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेसिंग इज़ आल्सो कमनली यूज्ड फॉर मेडिकल डिवाइस स्टरलाइजेशन। तो मेडिकल डिवाइसेस जो होती हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए बहुत ही आम तौर पे इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉन बीम का प्रोसेस जो है। इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ एज an on-off technology and provide a much higher dosing rate than gamma or x-rays। और अगली बात यह है कि ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत यानी कोई चीज़ आप जब इसको एक्सपोज करेंगे इसके सामने तो इसको आप ऑन कर देंगे, फिर इसको ऑफ़ करने के बाद वहाँ से चीज़ों को हटा के फिर नया बैच रखेंगे, फिर इसको ऑन करेंगे। और इसमें जो है बहुत ही डोज की बहुत हायर जो है वो शरह की हमें ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू गैमा रेज और एक्स-रेज। ड्यू टू द हायर डोज रेट लेस एक्सपायर टाइम इज़ नीडेड। चूँकि इसकी डोज रेट जो है बहुत ज़्यादा होती है तो एक थोड़ा टाइम हमें चाहिए होता है चीज़ों को इस इलेक्ट्रॉन बीम के प्रोसेस में के सामने रखने के हवाले से। एंड देयर बाई एनी पोटेंशियल डिग्रेडेशन टू पॉलीमर्स इज रिड्यूसेस। तो जो पॉलीमर्स होंगे यानी बहुत सारी चीज़ों के मिले हुए केमिकल्स होंगे तो उनकी जो है बड़ी पावरफुली उन चीज़ों में डिग्रेडेशन हो सकती है, यानी उनकी केमिकल जो कंपोजिशन है वो चेंज हो सकती है। A limitation in that electron beam are less penetrating than either gamma or x-rays। अगली बात ये है कि इसकी जो है महदूद हवाले से इसको इस्तेमाल किया जाता है। वजह क्या है कि ये जो है कम पेनिट्रेट करता है, यानी सरायत कर जाने की सलाहियत इसके अंदर जो है एक्स रेज और गैमा रेज के मुकाबले में वो कम होती है। रेडिएशन के थ्रू स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास वो एक्स रेज का इस्तेमाल है। एक्स रेज आर लेस पेनिट्रेटिंग दैन गैमा रेज। और एक्स रेज जो है इसकी सलाहियत जो है सरायत कर जाने की वो कम होती है गैमा रेज के मुकाबले में। एंड टेंड टू रिक्वायर लॉन्गर एक्सपायर टाइम। और इसमें जो है एक बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है चीज़ों को इसके सामने रख कर स्लाइस करने में। बट रिक्वायर्ड लेस शेल्डिंग। लेकिन जो बंदा इसको ऑपरेट कर रहा है उसको अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो किसी भी अगर वो लगाएगा कोई शील्ड लगाएगा या किसी किस्म का कोई बैरियर लगाएगा तो वो फिर कम बैरियर की ज़रूरत होती है। एंड आज जनरेटिंग बाय एन एक्सरे मशीन। और इसको एक एक्सरे मशीन के तहत जो है वो जनरेट किया जाता है। दैट कैन बी टर्न्ड ऑफ फॉर सर्वाइसिंग एंड व्हेन बॉक्स वे नॉट इन यूज़। और अगली बात यह है कि मशीन को जो है आप ऑफ़ कर सकते हैं जिस वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहे, और जो है जब इस्तेमाल करने लगे तो आप इसको ऑन कर लेंगे। रेडिएशन के मेथड में लास्ट जो टेक्निक है हमारे पास अल्ट्रावायलेट लाइट है। अल्ट्रावायलेट लाइट रेडिएशन जिसको यूवी भी कहा जाता है फ्रॉम जर्मिसाइडल कैंप। एक लैंप होता है, सॉरी एक लैंप होता है जो जर्मिसाइडल जर्म्स को किल करने की सलाहियत वाला लैंप इसको हम बोलते हैं। इज़ यूजफुल ओनली फर्टिलाइजेशन ऑफ सर्फेसेस एंड सम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। और इसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ सतहों को, जैसे टेबल की सरफेस हो गई, फ़र्श की सरफेस हो गई, किसी भी चीज़ की सरफेस, और या जो ऑपरेशन का जो आपका कोच है उसकी, और सम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो ट्रांसपेरेंट होते हैं जिसमें से रोशनी आसानी से गुजर सके उनको स्टरलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैनी ऑब्जेक्ट्स दैट आर ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट एब्जॉर्ब यूवी। और बहुत सारे ऐसे ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो लाइट को जिसमें से लाइट गुजर सकती है और यूवी को एब्जॉर्ब कर सकें। इट आल्सो डैमेजेस मैनी प्लास्टिक सच एज पॉलीस्टायरीन फोम। तो ये बहुत सारे प्लास्टिक की को भी जो है वो डैमेज कर सकता है, जैसे पॉलीस्टायरीन फोम है, इस किस्म की चीज़ों को ये इस्तेमाल के दौरान जो है वो डैमेज कर सकता है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये किसके थ्रू होती है? जर्मिसाइडल लैंप के थ्रू होती है, और ये सर्फेस के लिए और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़फुल है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है जिसको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। और प्लास्टिक्स के लिए ये जो है डैमेजिंग इफ़ेक्ट रखता है, जिस तरह से पॉलीस्टायरीन फोम।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि फार्मेसी टेक्नीशियंस के सेशन 2020-22 के स्टूडेंट्स के लिए था, और जिसमें आज हमने स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन को डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रोसेस है केमिकल के थ्रू स्टरलाइजेशन है, एंड एट द एंड फिल्ट्रेशन के थ्रू स्टरलाइजेशन है, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।